Namaskar, this is Santosh Kumar Sahu with a new session of the series. Dear friends, here in this session we will discuss from question number 21 to question number 30. So let's start. Next question is question number 21. Gomukhasana is mostly beneficial in eye disorder, skin disorder, lungs diseases, backache. So actually this is yogic management of the diseases. आपको थोड़ा सा एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बॉडी स्ट्रक्चर एंड डिजीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए. सो ये जो गोमुखासन है इसमें ज़्यादातर कौन सा एरिया हमारा अफेक्ट करता है. इसमें देखिए जब हाथ पीछे इंटरलॉक हो रहा है यहाँ पे तो ये चेस्ट को ओपन कर रहा है, और ये जो बैक रीजन है ज़्यादातर ये लंबर रीजन में ज़्यादा एक्टिव करता है, लंबर रीजन को स्ट्रेच करता है. तो चेस्ट रीजन एंड योर स्पाइन पर्टिकुलरली लंबर यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर डालता है. तो इसका बेनिफिट भी उसी तरह का होगा. गेट में पॉइंट. सो चेस्ट रिलेटेड बेनिफिट कुछ है क्या. देखिए यहाँ पे ये लंग्स डिजीजेस मीन्स ये चेस्ट को ओपन कर रहा है ना, इसी लंग्स डिजीज के लिए ये बेहतर होगा. गेट में पॉइंट. आई डिजॉर्डर के लिए तो मतलब इतना ही नहीं है, और स्किन के लिए भी उतना बेनिफिट नहीं हो पाएगा. और क्या होगा, बैकएक, जो कमर में दर्द होता है उसको बैकएक कहा जाता है. तो इसीलिए ये लंग्स डिजीज एंड बैकएक ये दोनों में मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि इस प्रैक्टिस में उस एरिया को उन्होंने एक्टिव कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है. क्लियर. तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर बी एंड डी. सो ये कोड 3 बी एंड डी. आई होप इट इज क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस ऑल्सो योगिक मैनेजमेंट से आया है. सो आसन कंट्राडिक्टेड इन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस आर मकरासन, शशाकासन, भुजंगासन, पादहस्तासन. सो पहले आपको जानना चाहिए कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस क्या है. जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है ये सर्वाइकल रीजन में ज़्यादातर अफेक्ट करता है. हमारा स्पाइन का ये डिफरेंट हिस्सा है सर्वाइकल C1 से C7, क्योंकि ये स्पाइन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने होता है, 33 वर्टिब्रा होते हैं, 33. तो सर्वाइकल में कितना है, 7 है, C1 से C7. थोरासिक में कितना है, 12 है, T1 से T12. लंबर में 5, L1 से L5. साक्रम में 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, और यहाँ पे जो कॉकिक्स में इसमें ये एक बोन कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे भी हमारा क्या कुछ बोन मर्ज हो गया है. गेट में पॉइंट. सो यहाँ पे होता है 4, तो कितना हो गया, 10, 22, 29 एंड 4, 33 वर्टिब्रा होते हैं. तो जिस एरिया में नर्व को कॉम्प्रेस, ये जो स्पाइन है, स्पाइन में नर्व, बहुत सारे नर्व है यहाँ पे, तो जिस एरिया में नर्व को कंप्रेस करता है उसी एरिया के हिसाब से पेन को हम आइडेंटिफाई करते हैं. अगर लंबर एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लंबर एरिया में आइडेंटिफाई करते हैं. इसलिए सर्वाइकल मतलब इसी एरिया में अगर आपका स्टिफनेस हो रहा है, नर्व कंप्रेस हो रहा है, तो ये पेन क्या कहाँ आग्रावेट करेगा, नेक एरिया में पेन होगा, शोल्डर एरिया में पेन होगा, क्योंकि वहाँ से नर्व सप्लाई हाथ को हुआ है. तो हाथ में पेन हो सकता है, दाहिना या बायां, तो इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है, स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है. क्लियर. तो इसके लिए कौन सा कॉन्ट्राडिक्टेड है, ये सर्वाइकल रीजन में अगर आपका पेन है, आपको ये जानकारी ले लेना चाहिए कि उसको फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड किया जाता है, मना किया जाता है फॉरवर्ड बेंडिंग करने के लिए. तो इसीलिए इसमें देखिए मकरासन, ये है मकरासन, ये फॉरवर्ड बेंडिंग हो रहा है क्या, नहीं, बैकवर्ड बेंडिंग. इसका मतलब यहाँ पे अच्छा असर डालेगा.
इस सर्वाइकल रीजन में। गेट में पॉइंट। ये भुजंगासन, भुजंगासन में भी ये बेनिफिट होगा सर्वाइकल रीजन के लिए। गेट में पॉइंट। हमको मांगा है कंट्राडिक्टेड, जो करना नहीं चाहिए, आसन कंट्राडिक्टेड फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सो ये फॉरवर्ड बेंडिंग हो रहा है, ये कंट्राडिक्टेड होगा, और ये भी फॉरवर्ड बेंडिंग हो रहा है, ये भी कंट्राडिक्टेड होगा। गेट में पॉइंट। सो ये क्या है, ये शशांकासन, ये पादहस्तासन। गेट में पॉइंट। ये शशांकासन, ये पादहस्तासन। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, जो कंट्राडिक्टेड है, मतलब कौन कंट्राडिक्टेड है, शशांकासन एंड पादहस्तासन। इसी हिसाब से हम आंसर को चुनेंगे, सी एंड डी, सी एंड डी। दिस इज द करेक्ट आंसर। गेट माय पॉइंट? आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन also came from yogic management of diseases. So disease caused due to stress, मतलब हमारा तनाव जब होता है तो तनाव के कारण कौन सा डिजीज होता है। हमारा जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो हम, आपको अगर कभी स्ट्रेस हुआ होगा तो आपका फीलिंग जरूर हुआ होगा, हेडेक तो होता है, हाइपोटेंशन तो होता है, मतलब हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना, और डायबिटीज़, ये सारा क्या है, ये लाइफस्टाइल डिजॉर्डर है। गेट में पॉइंट? वो स्ट्रेस के कारण बनता है। और ये जो ऑटिज्म है, ऑटिज्म क्या है, ऑटिज्म के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब किया हूँ। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर जो होता है वो रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन अगर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, अगर आपका ब्रेन सटीक परसीव नहीं कर पा रहा है, तो आपका जो सोशल रिलेशनशिप जो होता है वो मैच्योर रिलेशनशिप नहीं, मतलब आप मैच्योर बिहेव नहीं करते हैं, उसको ऑटिज्म कहा जाता है। तो ये लाइफस्टाइल डिजॉर्डर नहीं है, क्योंकि बचपन से अगर ब्रेन का सही डेवलपमेंट नहीं होता है तो उसको हम ऑटिज्म कहते हैं। गेट में पॉइंट? ये स्ट्रेस के कारण नहीं होता है, क्योंकि ये बचपन से ही है, ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए ये नहीं होगा, स्ट्रेस के कारण ये नहीं होता है। आइदर हमारा जो कुछ डिफेक्ट होता है जीन के माध्यम से हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, तो उसी कारण से ये होता है, इसलिए ये नहीं होगा। और आप स्ट्रेस रिलेटेड ये होगा, हेडेक, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। गेट माय पॉइंट? देन व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी ए बी सी। ए बी सी कहाँ पे है, ये, दिस इज द राइट आंसर। I hope it is clear. The next question is Dhanurasana. Dhanurasana is contraindicated in, ये भी वही डिजीज मैनेजमेंट से आया है। ये धनुरासन ऐसा करते हैं हम, धनुरासन में ये पूरा बैक को फ्लेक्सिबल बनाता है, चेस्ट को ओपन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर उसका असर डालता है। तो ये कौन सा डिजीज के लिए नहीं करना चाहिए, कंट्राडिक्टेड। गेट में पॉइंट? सो जिस डिजीज में ये निषिद्ध है मतलब आपको करना नहीं चाहिए। हाइपरटेंशन में क्या, ये हार्ट में प्रेशर डाल रहा है, हाइपरटेंशन अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसमें कंट्राडिक्टेड हो सकता है। देखेंगे हाइपरटेंशन, क्योंकि हमको बेस्ट ऑप्शन चुनना है। गेट में पॉइंट? कॉन्स्टिपेशन ये डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन कौन सा सिस्टम रिलेटेड डिजीज, ये डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड है। सो कॉन्स्टिपेशन के लिए ये मददगार हो सकता है, इसलिए ये नहीं होगा। एब्डोमिनल ओबेसिटी अगर है तो उसके लिए भी मददगार हो सकता है। हर्निया क्या होता है, हर्निया में हमारा जो ऑर्गन जिस एरिया में है वहाँ से अगर मसल अगर कुछ लूज हो जाता है, वो ऑर्गन डिस्प्लेस हो जाता है, उसको हर्निया कहा जाता है। इसलिए इसमें बेस्ट ऑप्शन होगा आपका हाइपरटेंशन। जिसका हाइपरटेंशन ज़्यादा है वो धनुरासन नहीं करेगा, उसके लिए निषिद्ध है। और जिसका हर्निया है, हर्निया मतलब हमारा जो ऑर्गन डिस्प्लेस हो जाता है, ऑर्गन जिस जगह में है उस जगह में अगर उस साइड में अगर मसल लूज हो जाता है तो वो उस जगह से हट जाता है थोड़ा सा, उसको हर्निया कहा जाता है। तो डिफरेंट टाइप का हर्निया है, तो हर्निया केस में भी ये अवॉइड करना चाहिए। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा,
ए एंड डी, ए एंड डी कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर 2 ए एंड डी, दिस इज द करेक्ट आंसर. आई होप इट इज क्लियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन, योगिक प्रैक्टिसेस involve slow and steady exercises, lead to fatigue, lead to peace of mind, involve vigorous exercises. इसमें आपको थोड़ा सा रीजनिंग आपका लगाना है, आपका लॉजिक लगाना है. इट में पॉइंट. सो योगिक प्रैक्टिस में हम नॉर्मली क्या करते हैं, स्लो एंड स्टेडी एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं. तो ये हो सकता है, ये हो सकता है. लीड्स टू फैटिग, ये क्या हम एक्सरसाइज की तरह अगर योगिक प्रैक्टिस आप अभ्यास करेंगे, फैटिग मतलब क्या, थकान आ जाएगा. गेट में पॉइंट. तो आप अगर एक्सरसाइज की तरह करेंगे तो इसलिए योगिक आसन एंड एक्सरसाइज आर डिफरेंट. सो ये नहीं हो सकता है, हमको थकान होगा नहीं अगर आप प्रॉपर ढंग से योगिक आसन को अभ्यास कर रहे हैं. अगर एक्सरसाइज की तरह करेंगे तो थकान होगा. गेट में पॉइंट. सो नेक्स्ट क्या दिया गया है, लीड टू पीस ऑफ माइंड. हाँ, योगिक आसन प्रैक्टिस करने से सही ढंग से आप अगर ब्रीदिंग सिंक्रोनाइज के साथ कर रहे हैं तो पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है, मन की शांति मिलती है योगिक प्रैक्टिस करने के. इसीलिए तो सारा विश्व मोहित हो गया है, दीवाना हो गया योग का, क्योंकि वहाँ पे पीस ऑफ माइंड मिलता है. सो नेक्स्ट क्या दिया गया है, इन्वॉल्व विगरस एक्सरसाइजेस. योगिक प्रैक्टिस में जो नहीं है, विगरस एक्सरसाइज वहाँ पे नहीं है, कठोर व्यायाम थोड़ी ना होता है योगिक आसन में. इसीलिए तो योगिक आसन को कैसे करना चाहिए, वो स्थिर प्रदायी होना चाहिए और सुखदायक होना चाहिए. गेट में पॉइंट. सो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, योगिक प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व slow and steady exercises, lead to peace of mind. ये A and C, option number 1. This is your correct answer. I hope this is clear. Then we will see the next question. यहाँ पे आपका आ गया assertion and reason. गेट में पॉइंट, अभिकथन एंड तर्क. यहाँ पे अभिकथन क्या दिया गया है, क्रिया योगा रिड्यूसेस अफ्लिक्शन एंड लीड्स टू समाधि. ये कहाँ से आया है, योग सूत्र से आया है, चैप्टर नंबर 2 से. क्रिया योग का बेनिफिट, क्रिया योग का बेनिफिट क्या है, समाधि भावनार्थ क्लेशतनु करणार्थश्च. वही सही है, यानी ये स्टेटमेंट सही है. समाधि प्राप्ति होता है, समाधि की ओर ले जाता है क्रिया योग, और एप्लीकेशन को रिड्यूस करता है. तनु मतलब रिड्यूस. गेट में पॉइंट. सो ये सही है, स्टेटमेंट सही है. उसका जो तर्क दिया गया है वो क्या है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान आर द पावरफुल टूल्स ऑफ क्रिया योग टू अचीव समाधि. इसके बारे में ये एक्सप्लेन कर रहा है क्या, पहले तो स्टेटमेंट सही है या नहीं है. तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान द पावरफुल टूल ऑफ क्रिया. हाँ, पहला सूत्र में बताया गया है चैप्टर नंबर 2 का, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग. हाँ, तो ये क्रिया योग के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये स्टेटमेंट तो सही है और इसके बारे में भी ये तर्क सही है. गेट में पॉइंट. सो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू. दोनों स्टेटमेंट सही है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ये जो तर्क है ये सही तर्क है. किसका, ये अभिकथन का सही तर्क है. इसीलिए दिस विल बी द राइट आंसर. गेट माय पॉइंट. ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. सो आई होप इट इज क्लियर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. ये भी वही अभिकथन और तर्क से आया है. तो इसमें बताया गया है बंधस आर द पावरफुल टूल्स ऑफ योगा. वो सही है, बंध भी एक टूल है जो पावरफुल है, योगाभ्यास में हम करते हैं. हठ, ज़्यादातर हठ प्रैक्टिसेस में बंध बताया गया है. देन
तर्क क्या दिया गया है, बंधस आर यूज्ड along with practice of pranayama to get blissfulness. So ये जो बंध है, प्राणायाम के अभ्यास के साथ बंध का उपयोग आनंद की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसी तरह का रेफरेंस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। गेट मी पॉइंट? सो ये बंध आप प्राणायाम के साथ कर सकते हैं, लेकिन ये जो ब्लिसफुल लगाया गया है तो ये आप कहीं भी रेफरेंस नहीं मिलेगा। हठ प्रदीपिका में भी नहीं मिलेगा, घरंडा संहिता में भी ऐसी तरह का रेफरेंस नहीं मिलेगा। गेट मी पॉइंट? ये स्टेटमेंट सही है, सही हो सकता है, लेकिन इसका क्या, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। बंधा जो प्रैक्टिस हो रहा है, ये स्टेटमेंट सही है, प्राणायाम के साथ आप बंध प्रैक्टिस कर सकते हैं, ब्लिसफुल पा सकते हैं, लेकिन बंध का एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। तो इसीलिए ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गेट मी पॉइंट? ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बंध के बारे में, क्योंकि बंध कैसे किया जाता है वो अगर दिया होता तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता था। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 28। इसमें दिया गया है मिनरल्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट, और उसका तर्क क्या दिया गया है, मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर न्यूट्रिशन ऑल्दो दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल आर माइक्रोन्यूट्रिएंट, आपको पहले से भी मैंने बताया था, हम डिस्कस किए थे माक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। माक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, जो हमको ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में हमको रिक्वायर्ड होता है। माक्रोन्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट दैट प्रोवाइड कैलोरी और एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। माक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, हमको ज़्यादा चाहिए होता है, बॉडी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि ये क्या करता है, मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड कैरी आउट द एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ। हमारा जो दैनंदिन काम करते हैं उसके लिए वो मददगार होता है। तो माक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या आते हैं, ब्रॉडली हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, ये हमको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में रिक्वायर होता है, और ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, बॉडी बिल्डिंग करता है, और डे टू डे लाइफ में जो हमारा एनर्जी, जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल करता है। इस तरह का माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या आता है, ज़्यादातर हमारा विटामिन एंड मिनरल आता है। ये स्मॉल अमाउंट का हमको रिक्वायर होता है, ये जितना अमाउंट का रिक्वायर होता है ये नहीं होता है। गेट माय पॉइंट? ये स्मॉल अमाउंट का रिक्वायर होता है, लेकिन ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना माक्रोन्यूट्रिएंट है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, विटामिन मिनरल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्या करता है, विटामिन आर नेसेसरी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, इम्यूनो फंक्शन, ब्लड क्लॉटिंग, अदर फंक्शंस। मीन्स वाइल मिनरल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रोथ, बोन हेल्थ, फ्लूइड बैलेंस, सेवरल अदर प्रोसेसेस। इसका अर्थ ये हुआ, जो मिनरल आर माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आ रहा है। सेकंड क्या बोल रहा है, मिनरल आर एसेंशियल फॉर न्यूट्रिशन ऑल्दो दे आर रिक्वायर्ड, स्मॉल अमाउंट में हमको रिक्वायर होता है और ये भी एसेंशियल है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर अभी आपको मिल गया। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए यहाँ पे जो इसका ऑप्शन का सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में देखिए यहाँ पे चेंज कर दिया है, इसलिए ध्यान रखिए इस हर क्वेश्चन में इसका सीक्वेंस सही नहीं रहता है, इसलिए आपको थोड़ा सा केयरफुली रह के पढ़ना है। देखिए उससे पहला वाला क्वेश्चन में ये ऑप्शन को पहले रख देता था, ये ऑप्शन अभी नीचे ला दिया,
ताकि आप क्या सोचेंगे, हाँ ऑप्शन का तो सीक्वेंस वही होगा, पहला वाला ऐसा होगा, दूसरा वाला ऐसा होगा, तीसरा ऐसा होगा, चौथा ऐसा नहीं। आपको ऑप्शन भी थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना है। देखिए इसमें ये वाला हिस्सा ले आया पॉइंट नंबर 2, गेडी में पॉइंट। अगर अंदाजा में आप एक टिक लगा देंगे, आप बोलेंगे सही तो है, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए एंड आर बोथ आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गेडी में पॉइंट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आई होप इट इज क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। आंसर में दिया गया है अंतरायस आर ऑब्स्टैकल्स इन योग साधना। ये कहाँ से आया है? योग सूत्र से आया है। अंतराय, 9 अंतराय के बारे में बताया गया है। सो वो ऑब्स्टैकल है, अंतराय मतलब ऑब्स्टैकल है। रीजन तर्क क्या दिया गया है? दुख धर्मनस्य अंगमे जयत्व श्वास एंड प्रश्वास कॉज डिस्ट्रैक्शन ऑफ चित्त। ये तो डिस्ट्रैक्शन करता है कि कौन? इसको सहभुव कहा जाता है। किसको? दुख धर्मन अंगमे जयत्व श्वास प्रश्वास, ये सहभुव है, ये अंतराय अलग है। सो इसमें हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सो पहला वाला देखेंगे, वो सही है, अंतरायस। अंतराय के बारे में कहाँ डिस्कशन किया गया है? चैप्टर 1 वर्स नंबर 30 में। अंतराय में क्या क्या आते हैं उसको पहले देखेंगे। उसमें व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि। वो क्या करता है? चित्त को विक्षेप करता है, डिस्ट्रैक्शन करता है। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपा ते अंतरायः। गेटिंग माय पॉइंट? वो स्टेटमेंट सही है। एंड तर्क क्या दिया गया है? दुख धर्म, ये क्या है? ये अंतराय नहीं है, ये सहभुव है। सहभुव नेक्स्ट सूत्र में बताया गया है, दुख धर्मनस्य अंगमे जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये सहभुव है। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये अपने जगह में सही है, ये अपने जगह में सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर रहा है। इसीलिए इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर 2। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। ये डिजीज मैनेजमेंट से आया है। इसमें बताया गया है मैनेजमेंट ऑफ डिजीज बाय द एप्लीकेशन ऑफ योगिक मेथड्स इज नोन आज योगा थेरापी। ये सही है। योगा थेरापी मतलब क्या है? हम डिजीज को अगर योगिक एप्लीकेशन की मदद से मतलब मैनेज कर रहे हैं, उसका क्योर कर रहे हैं, या कुछ भी जो भी मैनेज कर रहे हैं, तो उसी मेथड को क्या कहते हैं? हमारा योगा थेरापी कहा जाता है। सो रीजन क्या दिया गया है? तर्क क्या दिया गया है? योग थेरापी इज प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव आज वेल आज रिहैबिलिटेटिव। ये इसका मतलब क्या है? योग चिकित्सा निवारणात्मक है। अगर आप डिजीज से पहले करेंगे, रोज करेंगे, तो आपको डिजीज नहीं होगा, उसको प्रिवेंटिव कहा जाता है। अगर डिजीज होने के बाद कर रहे हैं, डिजीज आपका शुरू हुआ, एक्यूट स्टेज में है, उसी समय में कर रहे हैं, तो वो क्या उपचारात्मक हो जाएगा, क्यूरेटिव हो जाएगा। एंड आज वेल आज रिहैबिलिटेटिव, मतलब इसका मतलब ये है पुनर्वासात्मक, मतलब रिहैबिलिटेशन कर सकता है, डिजीज से आपको रिहैबिलिट कर सकता है। तो ये भी सही है। गेट में पॉइंट? पहला बताया योग थेरापी क्या है और योग थेरापी में क्या होता है, तो इस हिसाब से उसका आंसर भी हम चुनेंगे। तो दोनों स्टेटमेंट भी सही है और ये एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दिस इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। सो आज का सेशन में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत धैर्य के साथ हमको सुने। अगर आप हमारा ये वीडियो
फेसबुक में देख रहे हैं ज़रूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।